नमस्कार साथियों। मुझे आई फील रियली प्रिविलेज्ड एंड प्राउड कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता सशक्तिकरण इंटरनेशनल डे फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ उसके सेलिब्रेशंस में इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो ये पूरा वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस किया है, वहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया है अपने विचार साझा करने के लिए। तो एक डिस्क्लेमर है, राइट? तो डिस्क्लेमर क्या है कि मैं आज आप लोग के सामने एक आरबीआई रेगुलेटर की तरह, ऑफिसर की तरह नहीं आया हूँ, एक आपकी तरह, क्योंकि आप स्वयं सब लोग दिव्यांगता दृष्टिबाधित हैं, तो आप और हम एक ही नाव में सवार हैं। ऐसे ही समझिएगा कि मैं भी आपकी तरह ही एक साथी हूँ। तो एक फ्रेंड की तरह हम लोग विल डू सम शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल आइडियाज़, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका मैं थोड़ा अपना खुद के एक्सपीरियंस, कुछ केस स्टडीज़ कुछ शेयर करूँगा आप लोग से। तो ध्यान से सुनिएगा। आई एम रियली श्योर कि वैसे भी आप लोग का जो यूनिक जो टैलेंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, आप लोग अलग अलग कोने से आए हैं भारत के, और इतना आसान नहीं है यूजुअली इम्पेयर्ड होकर बैंकर होना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग के पास तीन तरह से वो प्रेशर होता है। एक तो डिमांडिंग कस्टमर्स तो होते हैं जो कस्टमर फेसिंग है वो, और अगर कस्टमर फेसिंग नहीं है, कोई जोनल ऑफिस में पोस्टेड है, तो उन लोगों को भी अपने बॉसेस के द्वारा दिए गए टारगेट्स तो होते ही हैं, राइट? और इसके लिए अलग अलग तरीके लेवल पे कंप्लाइंसेस देनी होती है, कई सारे रेगुलेटरी और आप लोग के एचओ से और आरओ से आते होंगे कंप्लाइंसेस, तो वो सारे आप लोग को मीट करने होते हैं। तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कठिन तो होता ही है। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को कुछ पूछना हो ना, तो आप मेरा नाम लेके बोल सकते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र त्रिपाठी है। तो साथियों, ये मैं शुरू करूं उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज गीता जयंती भी है और मोक्षदा एकादशी भी है। तो चलिए, मेरा एक फेवरेट श्लोक है संस्कृत में, और उसमें माधव को हम स्तुति है, तो हम लोग उससे मैं शुरू करता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो वाचस्पति बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं पाता वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों को लांघने की शक्ति अर्जित कर सकता है। सुनने में लगता है ना कि बिल्कुल असंभव है, जो बोल नहीं सकता वो कैसे वाचस्पति। तो इसका अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरी जो संस्कृत श्लोक की जो लाइन है, असंभव से सामने वाली जो जटिल चैलेंजेस अगर आपके लाइफ के आपके सामने आ गए, छोटे मोटे चैलेंजेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इम्पॉसिबल से लगने वाले जो अगर चैलेंजेस आपके आँख के सामने आ जाए एंड यू हैव टू फेस इट, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उससे हार मान जाएं, मुंह मोड़ लें, गिव अप कर दें, और दूसरा उसको फेस करें। पर उसको ओवरकम करने के लिए जो एक क्वालिफिकेशन दी है, यत कृपा, यत मतलब माधव की कृपा किस पे होती है, उसकी एक क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो मैंने इस बारे में बहुत ध्यान से विचार किया, एनालाइज किया, पॉन्डर किया, कॉन्टेम्पलेट किया, और मैंने देखा कि क्या है, तो वो है परमानंद। जब कोई भी व्यक्ति मतलब बहुत ही ज़्यादा असंभव से लगने वाले पहाड़ जैसे हमारी मुसीबतों के से चारों तरफ घिर जाए, तो भी अगर उसकी मन की स्थिति अगर वो परमानंद में अगर वो स्थिर कर सके, तब जाके वो स्थितप्रज्ञ होता है। वही जो भगवान कृष्ण ने सांख्य योग में बताया है अध्याय नंबर 2 में। तो उससे उसको क्वालिफिकेशन हो जाती है, योग्यता आ जाती है कि वो असंभव को भी, देन मिरेकल्स कैन मैनिफेस्ट इन हिज लाइफ, हर लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मन, ठीक है ना, इसी के बारे में, क्योंकि मन के हारे हार है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना, और मन के जीते जीत। तो जब जीत की बात हो रही है, तो अभी आप लोग से कुछ और भी इस बारे में थोड़ी और चर्चा की कि व्हाट इज रियल सक्सेस, जीत, सक्सेस। तो कुछ लोग के लिए होता है कि सक्सेस माने कुछ बैंक बैलेंस, राइट? कुछ लोग के लिए होता है सक्सेस माने कुछ बहुत नाम रोशन कर लेना, या बहुत फेमस हो जाना, सेलिब्रिटी बन जाना, है ना। बहुत सारे लोग के लिए सक्सेसफुल माने होता है कि मतलब इस तरीके से कुछ पद हासिल कर लेना, लाइक यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा, या आई बिकम द जीएम इन माय बैंक। तो इस तरीके से कुछ लोग के एक एक नोशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट, सक्सेस के बारे में। आप लोग को अपने मन को टटोलना है कि आपके लिए क्या सक्सेस की डेफिनेशन है, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस दुनिया की देखा देखी में नहीं जाना है, आपको अपना खुद एक
एक एक मानदंड तैयार करना कि नहीं, मैं ये ऐसा हूँगा तो मैं अपने आप को सफल मानूं। दुनिया के लेबल्स का वेट मत करना आप लोग कि दुनिया के बोले कि हाँ हाँ आप बहुत सक्सेसफुल हो, तालियां बजाएंगे तो ही नहीं। कोई भी ताली ना बजाए, कोई आपको रिकग्नाइज ना करे, मगर आप अपने जो मानदंड, अपने अंदर एक तराजू रखो, हैव योर ओन वेइंग बैलेंस, वेइंग स्केल, और वो तब होगा जब आपका एक सक्सेस का डेफिनेशन होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस, ओके। जैसे मेरा ऐसा एक सफलता का कॉन्सेप्ट है कि एबिलिटी टू बाउंस बैक, एबिलिटी टू बाउंस बैक, मतलब सबके जीवन में ठोकर होती है, गिर जाते हैं, राइट, मगर दो तरीके की होते हैं वापस। कोई गिरने के बाद रोते रहते हैं, विलाप करते हैं, वेट करते कोई आके उनका हाथ पकड़ेगा उठाएगा। दूसरे लोग होते हैं कि अपना आंसू खुद पोंछते हैं, अपने जो धूल मिट्टी लगी है शरीर पे उसको झाड़ते हैं, उठते हैं और वापस लड़खड़ाते हुए ही भले ही कदम, मगर फिर बाद में वापस चलना शुरू करते हैं। तो जो एबिलिटी टू बाउंस बैक है, दैट इज़ द रियल सक्सेस। क्योंकि जब कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है ना, तब अगर तुमने कुछ हासिल कर लिया तो क्या किया, है ना। जब जीवन में चारों तरफ से थपेड़े पड़ रहे हों और तब जो हासिल किया है ना, तो उसका वो रियल सक्सेस है मेरे लिए। तो वो मेरी डेफिनेशन है। आप लोग के लिए कुछ और हो सकती है, मगर आप उस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, बिकॉज दिस रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गवर्न्स योर लाइफ। सक्सेस पाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, राइट। तो हम लोग कुछ 6 टाइप्स ऑफ पावर्स होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में ध्यान से कुछ क्विकली चर्चा करते हैं। जो पहला है कि हम पावर माने क्या समझते हैं, शक्ति। तो सबसे पहले तो होता है शारीरिक शक्ति, सबसे बेसिक है, राइट। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल पावर कहते हैं ना। तो मसल पावर जो होता है उसको आपने हासिल कर लिया, राइट। एक तो क्या है कि उसके लिए आपको ऐसे ही नहीं मिल जाते कि हाँ चलो मेरे, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ आपको एक रेजीम फॉलो करना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ भी करना होगा, माउंटेनियरिंग करनी होगी जैसे बता रहे थे मैडम, वगैरह वगैरह। यू हैव टू फाइंड अ वे, और तब जाके बहुत लाइक डिसिप्लिन के साथ कई मंथ्स के ट्रेनिंग के बाद आप यू कैन से कि नहीं रियली आपके पास एक मसल पावर, शारीरिक शक्ति आ गई, फिजिकल स्ट्रेंथ। पर क्या आपने वो हासिल कर लिया तो डज इट लाइक गिव यू अ गारंटी कि आपके जीवन के जितने भी प्रेडिकामेंट्स होंगे या मुश्किलें आएंगी तो उसको आप सच में रियली फेस कर पाएंगे? क्या जो फिजिकली स्ट्रांग लोग होते हैं वो लोग कभी टूटते नहीं हैं क्या? टूटते हैं। तो अपने को क्या बनना है? फुल प्रूफ, मतलब वो कहते हैं अनब्रेकेबल। तो उसके लिए ये पावर तो काफ़ी नहीं है। तो दूसरा पावर है मनी पावर। मनी पावर माने क्या? बैंक बैलेंस, धन की शक्ति, राइट। आजकल के ज़माने में तो सबको लगता है कि सब कुछ पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है। ऐसा बहुत बार सुना है ना आप लोगों ने कि पैसा है तो सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। पर ऐसा सचमुच आप ध्यान से देखेंगे कि जो लोग बहुत धनवान हैं वो लोग भी सच में जीवन में आने के संकट जब उनको चारों से घेरते हैं उसको फेस कई बार नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि जनरलाइज कोई भी नहीं कर पाता है, पर वो गारंटी नहीं है बेसिकली। तो वो धन की शक्ति हुई, मनी पावर। जो उसके बाद है वो पद की है, राइट। पद की जो शक्ति होती है, माने फॉर एग्जांपल अगर आप एजीएम हैं या कुछ और पद पे हैं, ठीक है, तो उस समय आपकी जो आपको पावर मिलता है, जो अथॉरिटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ पोजीशन, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिशियन है, कोई सीएम है वगैरह वगैरह, तो उसको एक अथॉरिटी है, राइट। तो क्या वो परमानेंट होती है? नहीं होती है। आप किसी भी पद पे क्या हमेशा, पद पे रहने का सबसे बड़ा क्या होता है पता है? माइंड में क्या गेम होता है? पद पे पहुंच तो गए, पर पद पे कितने समय तक टिक पाएंगे? हाँ, वो पूरे टाइम डर लगा रहता है कि राइट। या तो उसमें स्टैग्नेशन, आप एक पद पे, एक मुकाम पे पहुंच गए तो एक कॉम्प्लेसेंस आने का भी खतरा होता है। क्या हम सोचेंगे हाँ हमने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, ये पद पा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। जब मैं याद आता है कि मैं जब आरबीआई में जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था तो सब लोग बोलते थे अरे भूपेंद्र अभी भी तुम क्यों सुबह जल्दी उठते हो 4 बजे, अब तो तुमने जीवन में पा लिया जॉब, अब क्या है ऐश करो। तो लोग ऐसे कहने वाले बहुत होते हैं कि जीवन में एक पद पा लिया तो अब संतुष्ट हो जाओ, कॉम्प्लेसेंट हो जाओ, और आगे क्या है, अब तो हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ग्रोथ के लिए, पद से भी अगर संतुष्ट हो जाएं तो वो भी पद का पावर, वैसे भी वो परमानेंट नहीं होता है, कभी ना कभी रिटायर होने वाले हैं, तो ये पद हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है। हमें इसके अलावा और किसी पावर की तलाश करनी चाहिए अपने जीवन में। चौथा मैं जो बोलूँगा जो थोड़ा और सटल है, सटल माने सूक्ष्म है, वो है पावर ऑफ नॉलेज।
माने ज्ञान की शक्ति। ये एक ऐसी शक्ति है जो दिव्यांग लोगों के लिए, स्पेशली दृष्टिबाधित लोगों के लिए वरदान है। यस, है कि नहीं? आप लोग सब एग्री करेंगे? यहाँ पे हमारे बीच में अहमदाबाद जोन से किरण कुमार सर आए हुए हैं। हम लोग ने एक ऑर्गेनाइज किया था फिनेंशियल लिटरेसी कैंप, तो वो मैं आई वॉज लीडिंग दैट कैंप, तो ही वॉज वन ऑफ दैट पार्टिसिपेंट एट दैट टाइम। तो उनको याद होगा कि उस समय हमारे सेंट्रल ऑफिस आरबीआई के सीजीएम सर भी आए थे, एंड ही रियली अप्रिशिएटेड कि द वे मैंने सारे जो मैंने पॉइंट्स कवर किए थे, बिकॉज बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी कि हम लोग बार बार पीपीटी में देख देख के पढ़ लें, सर्कुलर नंबर, डेट वेट सब रेफर कर लें। तो वो जो एक नॉलेज है दैट कैन गिव रियली अ ग्रेट सिग्नल टू योर बॉसेस, टू योर लाइक टू योर कलीग्स कि जो नॉलेज इस बंदे के पास तो सच में नॉलेज है, राइट? इसको सर्कुलर्स की नॉलेज है, इसको जो पॉलिसीज़ हैं वो सबका डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन उसकी नॉलेज है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग नॉलेज पावर को एनहांस करते रहें, उस पर कंटिन्यूसली अपना थोड़ा थोड़ा टाइम, दिन का जो 8 घंटे 9 घंटे की आपकी जॉब होती है, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम इस नॉलेज को, इसमें इसकी सिंचाई करते रहें, जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें। और जस्ट लाइक दैट, नॉट जस्ट बिकॉज कि कोई एग्जाम देना है या कुछ है, लाइक स्टार्ट डूइंग इट फॉर द लव ऑफ इट, ठीक है? क्योंकि नॉलेज आपको कब कहाँ किस मोड़ पे काम आएगा। ऐसा नहीं कि इंटरव्यूज़ के पहले 2 महीना तैयारी की तो गंगा पार हो गई, ऐसा हर बार नहीं होता है। कभी फ्लूक से हो भी गए, मगर हर एक प्रमोशन के इंटरव्यू में आप पास होंगे उसकी गारंटी नहीं। मेक इट एज अ हैबिट टू इम्प्रूव योर नॉलेज। तो मेरा पॉइंट ये था, यू आर ऑल अग्रीइंग विथ मी? यस, कि नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, पर नॉलेज की भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा ओशन है जो इन्फिनाइट है। यस, कभी ना कभी आपको किसी इंटरव्यू में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट पूछा जाएगा, या तो आपके बॉसेस बोलेंगे अरे यार तुझे इतना भी नहीं आता, इतने साल क्या किए? क्योंकि कोई चीज़ हम जितना भी स्टडी करें, मगर कोई एक एस्पेक्ट अगर रह गया हो तो नॉलेज इज समथिंग कि हमें कंटिन्यूसली वर्क अपॉन करना है। मगर नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई एक चीज़ है, जो कि हम 5वें पावर के बारे में बात करते हैं अभी, जो कि है पावर ऑफ योर नेटवर्क। पावर ऑफ योर नेटवर्क, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लीडरशिप रोल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि आप लोग कई सालों से ज्वाइन किए हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, अब आपको धीरे धीरे लीडरशिप रोल की तरफ आगे बढ़ना है, अपने आप को उसके लिए मोल्ड करना है, राइट? तो उसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नेटवर्क, राइट? सो नेटवर्क माने क्या? रिलेशनशिप्स विथ योर कलीग्स, विथ योर जूनियर्स, विथ योर सीनियर्स। आपका क्या उनके साथ एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप क्या आप बिल्ड कर पाते हैं क्या? ट्रस्ट इज द कोर ऑफ योर नेटवर्क, ठीक है ना? तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? कम्युनिकेशन के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा और बाद में बात करेंगे, मगर ये ट्रस्ट की जो नेटवर्क है इट इज़ ए स्ट्रेंथ। एंड आजकल एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि उसके बारे में मैं दोबारा बोलूँगा नेटवर्क पे, कि इन्फ्लुएंसर। तो आपके नेटवर्क में एक इन्फ्लुएंसर होगा ना तो भी बहुत अच्छा है। तो व्हाट इज़ एन इन्फ्लुएंसर, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद फिर से बात करते हैं। एंड जो ये लास्ट पावर है, जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, द मोस्ट पावरफुल थिंग, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी मीटिंग में हो तो आपका नेटवर्क वाला, आपका ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरी ब्रांच में, तो आपका नेटवर्क चला गया, आपको नया नेटवर्क वापस स्क्रैच से बिल्ड करना है, राइट? और नॉलेज का और सबका, मैंने बताया हर एक चीज़ का प्रोफेशनल लाइफ में लिमिटेशन है, राइट? मगर एक ऐसा पावर है जो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, और आज मैं उसके बारे में आप लोग से मेन चर्चा करने वाला हूँ, जो कि 6th एंड द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर। इसको कुछ लोग पर्सनल पावर कहते हैं, विल पावर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मनोबल। क्योंकि मन तो आपका हमेशा आपके पास है, कभी वो वेकेशन नहीं लेता, कभी वो छुट्टी पे नहीं जाता। मन आपका सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। तो इसके बारे में मैं फिर से थोड़ा और आगे जाऊंगा, पर थोड़ा सा हम लोग ये पर्सनल पावर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि क्या है पर्सनल पावर। ये एक ऐसा फ्यूअल है, राइट, जो कि अदृश्य होता है। कि मन का जो मन की शक्ति होती है वो तो पूरी अदृश्य होती है, राइट? मनोबल हमारा वो कोई और देख नहीं सकता है। देखने में चाहे वो इंसान कितना भी साधारण क्यों ना हो, उसके अंदर हो सकता है वो मनोबल में बहुत बड़ा धनी इंसान हो। यस, देखने से पता चलेगा क्या किसके अंदर कितना मनोबल है?
कोई वेइंग स्केल है क्या उस पर खड़े हो जाएगा? तो नहीं है ऐसा कुछ। पर मनोबल वो आप ही जानते हैं और आपका मन जानता है, राइट? तो मनोबल और आपका किसी भी सिचुएशन में सबसे फर्स्ट जो रिस्पॉन्ड करेगा वो आपका मनोबल, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आप जीवन में सक्सेस, जो मेरी डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू बाउंस बैक, एग्जैक्टली। तो उस समय मनोबल, द पावर ऑफ योर माइंड, द पावर of your willpower, that's the most important thing. तो कैसे हम लोग ये पर्सनल पावर जिसको बारे में कहते हैं, इसके कई सारे एस्पेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि क्या हम सब लोग अगर दृष्टिबाधित हैं अगर, तो हमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष पर्सनल लाइफ में झेले हैं। यस, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि हाँ हमारी लाइफ में सब कुछ रोजी रोजी है। और प्रोफेशनल लाइफ में भी हम लोग को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मगर ये पर्सनल पावर क्या करता है, हम हमारी जो आपदा है ना उसको अवसर में बदलने की हमें शक्ति देता है। देखिए क्या है कि जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल लाइफ में आती हैं तो सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन क्या होता है हमारे माइंड का? कंप्लेंट, ग्रम्बलिंग। यस, अरे यार मेरे को ऐसा बॉस क्यों मिला, अरे मेरे कलीग्स मुझे क्यों नहीं समझते हैं, वगैरह वगैरह, एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट दैट। हम जब भी जितनी बार ऐसा कंप्लेन करते हैं, वी आर ड्रेनिंग अवर पर्सनल पावर। क्यों? क्योंकि हम अपना पावर किसी और को बना देते हैं, दे देते हैं किसी के और के हाथ में, डिपेंडेंट बना देते हैं। तो नहीं, पर्सनल पावर का मतलब क्या है कि आप सशक्त अपने आप को स्वयं बनाइए, किसी को वेट मत कीजिए कि कोई और आपको पावरफुल बनाए। तो देन इट इज कॉल्ड द पर्सनल। पर प्रोफेशनल लाइफ में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस आपको आ सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर उसके लिए आपको असर्टिव होना है। कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए आपकी? असर्टिव। पर्सनल पावर में भी दो एस्पेक्ट्स हैं कि आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है। इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप अपने साथ अपने मन से क्या बात करते हैं। सो एवरी पर्सन शुड हैव अ डायलॉग विथ हिज ओन माइंड। अपने खुद के मन से उसको एक वार्तालाप करनी चाहिए। तो ये जो वार्तालाप है इसी को इनर डायलॉग कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे माइंड पावर या पर्सनल पावर, विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। यस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। यस, चाहे लोग कितना भी मेरे पे हंसे मैं ये करके दिखाऊंगा, है ना? तो इस तरीके के कुछ पावरफुल डायलॉग्स अगर आप अपने आप से करते हैं, दैट मेक्स द होल शिफ्ट। आपका पूरा एक ये कि विल पावर है वो ह्यूजली क्वांटम लीप ले लेता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो है एस्पेक्ट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने अभी बताया असर्टिव कम्युनिकेशन, वो आपका पर्सनल पावर रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मीटिंग में हैं, टीम मीटिंग में हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग में हैं, ब्रांच की मीटिंग में वगैरह वगैरह, अब आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही असर्टिवली आप लोगों को सेंसिटाइज कीजिए कि देखिए मैं दृष्टिबाधित हूँ, सो इट विल बी नाइस, बहुत अच्छा होगा अगर आप सब लोग जब अपना अपने टर्न में बोल रहे होंगे तो अपनी टर्न में बोलने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना नाम बोल के फिर अपना पॉइंट शेयर करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। इट विल बी ईजी फॉर मी टू फॉलो व्हाट यू हु इज सेइंग व्हाट, आर यू, एंड प्लीज़ कोई क्रॉस टॉक ना करे तो इसलिए इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। यस, तो आपको जो रूल ऑफ द गेम है, आपने सामने से ही अप फ्रंट प्रोएक्टिवली आपने अपनी असर्टिवली अपनी कम्युनिकेशन की जो डिमांड है, जो नीड है हमारी एकोमोडेशन की, उसको आपने सामने अप फ्रंट बोल दिया। तो दैट इज वन वे इन विच यू कैन रिफ्लेक्ट योर पर्सनल पावर, योर विल पावर। Another example I'll give you, यहाँ पे मैडम अनु मैडम STC चला रहे हैं, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, राइट? सो ये ज्ञान का मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप भी किसी ट्रेनिंग में आए और आपके साथ इंक्लूसिव हो, मतलब एनवायरनमेंट हो, मतलब नॉन डिसेबल और साइटेड सारे कलीग्स हों, ऑफिसर्स हों, उनके बीच में आपको भी रखा गया है। तो आपको एज ए विजुअल इम्पेयर्ड ट्रेनी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको प्रोएक्टिवली अपफ्रंट बोल देते हैं तो देन दैट इज कॉल्ड पर्सनल पावर, क्योंकि आपने अपनी जो चीज़ है उसको आपने क्लियरली, पोलाइटली और असर्टिवली बोल दी कि मैडम इसके बिना मेरा ट्रेनिंग, जो मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा मैडम या सर, ठीक है ना? तो उस तरीके से आपको उसको सामने पुटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सारे पार्टिसिपेंट बोलते हैं ये देखिए ये ग्राफ में, ये तो आप लोग समझ ही पाएंगे, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसको कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। या तो कोई डायग्राम या कार्टून्स या ग्राफिक्स बहुत सारे डालते हैं, नहीं पता चलेगा।
या तो कुछ टेबल्स होते हैं, बोलते हैं देखिए ये दिस इज द टेबल, व्हाट डेटा यू कैन एनालाइज। अब कोई अचानक से ऐसे पूछे तो कोई कैसे बता पाएगा? तो उस समय आप बोलेगा कि मैडम आप उसका जो कंक्लूजन है उसको आप हमें वर्बली बोलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको क्लियरली बोलेंगे, देन दैट इज, दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप ना बोलेंगे तो क्या होगा, पूरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, किसका लॉस होगा? हमारा लॉस होगा, पहली बात। और दूसरा क्या, हमारा माइंड, उस समय हम सल्क करेंगे, मतलब ग्रीवान से भर जाएंगे, एक बिटरनेस आ जाएगी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ट्रेनिंग कॉलेज के ऊपर, ये लोग कैसे हैं, हमें समझते भी नहीं है, ये वो। अरे भाई, उनको भी आप अपफ्रंट अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, ग्रेजुअली दैट टाइम विल ऑल्सो कम, बट टिल देन यू नीड टू गो एंड अपफ्रंट प्रोएक्टिवली टेल पोलाइटली। ऐसा नहीं कि लड़ना झगड़ना है, नाराबाजी करनी, मगर अपनी बात रखनी है, ठीक है। जहाँ तक संभव है सब लोग एकोमोडेट करेंगे। आपका पर्सनल पावर, आपकी ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये बंदा है, ये इसके अंदर ये एक पावर है जिसके कारण ये कॉन्फिडेंटली अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी एकोमोडेशन की नीड को ओपनली बोलते हैं, प्रोएक्टिव, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एट द एंड, विच इज़ बेटर, लास्ट में जाके कंप्लेन करना, उंगली उठाना, कि पहले ही प्रोएक्टिवली रिक्वेस्ट करना, विच इज़ बेटर? प्रोएक्टिवली अपनी बात को। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल पावर। दूसरी एक बात के बारे में बताना चाहूँगा आप लोग को, जो कि है ब्रांड बिल्डिंग। क्या है? ब्रांड बिल्डिंग। तो हम लोग तो जैसे जानते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग माने कि आप जब उस रूम में नए हो, उस समय आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपका क्या ओपिनियन हो, आपके सामने नहीं, आपके पीछे, तो उसको कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग। तो इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हम लोग को, हमारे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो टीम है, ऊपर से टॉप टू बॉटम, सिर्फ हमारी दिव्यांगता, ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट हमारी ब्रांड नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर कोई आपको बोलता है कि ओके यू आर ए विजुअल इम्पेयर्ड एम्प्लॉय, तो बोलते नो सर, आई एम नॉट ए विजुअल इम्पेयर्ड एम्प्लॉय। मैं तो यही बोलता हूँ, आई एम एन एम्प्लॉय जस्ट लाइक यू, बट हैविंग visual impairment right now. So there is a big difference, yes or no? I am just an employee like you, I am an officer like you, having visual impairment right now. Who knows future में क्या होगा, कोई technology development हो गई हम मेरे को। So this is the kind of powerful statements which you can make, which can create a brand, ठीक है ना। That was one example. दूसरा क्या है कि आप brand कैसे create कर सकते हो। अगेन जैसे पहला वाला पावर वाला एग्जाम्पल था, डू नॉट वेट कि मेरे कलीग्स और कोई लोग आके मेरी ब्रांड बिल्ड करने में मेरी हेल्प करेंगे, या तो मेरे कलीग्स लोग तो मेरे बारे में पीठ पीछे ऐसा ऐसा बोलते हैं तो मैं क्या करूं, ऐसे रोना धोना हमें नहीं है। क्योंकि हमारे बारे में नेगेटिव बात करने वाले, स्टीरियोटाइप्स कि ये तो कुछ काम करते नहीं है वगैरह वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं ही। हमें कैसे उसकी में फिर अपना स्थान बनाना है। अगेन गोइंग बैक, नॉलेज पावर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी रेपुटेशन कैसे बनती है, कंसिस्टेंसी से, अपने वर्क, लेट योर आउटपुट स्पीक अबाउट यू, लेट योर वर्क एंड लेट योर आउटपुट स्पीक अबाउट यू कंसिस्टेंटली। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप एक के बाद एक, और तभी तो लोगों को, आपके बॉसेस और आपकी टीम को डिपेंडेंट, आप रिलायबल बन जाएंगे, डिपेंडेंट बन जाएंगे। नहीं, त्रिपाठी को बोला है तो काम हो ही जाएगा। और अगर नहीं होगा ना काम, उससे नहीं हो रहा होगा, तो मुझे वो आके बोलेगा कि सर ये काम में ये कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं और हमें ये रिसोर्सेज की और ज़रूरत है, इतना हमें टाइम और चाहिए होगा। तो त्रिपाठी तो कम से कम वो उतना पूरा एनालाइज करके हमें बता देता है टाइमली, सो दैट हमारी जो ओवरऑल डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सफ़र न करें। तो इस तरीके से अगर आपको कोई आपके बॉस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप उसको, उस पर खरे उतरिए, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार भी आपने चूक की तो आपकी ब्रांड जा सकती है, डगमग हो जाती है, फिर वापस ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो सब कुछ ब्रांड ही है। तो हम सब लोग आज से ये वादा करेंगे कि अपने अपने डेस्क पे जाके बार बार रिमाइंड करेंगे कि हमें अपने ब्रांड के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। लोग हमारे बारे में क्या लोग, कोई भी सर्कुलर, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि कम्युनिकेशन कि त्रिपाठी सर की, मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ खाली, आप लोग अपनी लाइफ में अपनी भी स्ट्रेंथ सब लोग देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन, कि रिटन कम्युनिकेशन हो, कि वर्बल कम्युनिकेशन हो, स्पीकिंग पावर हो, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट योरसेल्फ, ये सब हमारी स्ट्रेंथ हो सकती हैं, राइट। और एबिलिटी टू गिव सजेशंस,
और टू फाइंड एनॉमलीज, कुछ गड़बड़ है डेटा में, राइट? तो कोई एक्सेल शीट में कुछ गड़बड़ है तो वो सब भी हम पता कर सकते हैं, राइट? इवन ईमेल्स किसी ने कोई ड्राफ्ट किए होते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर है जो जॉज है, हम वो सुनते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ कोई कॉमा की मिस्टेक है, राइट? पता चलता है कि नहीं पता चलता है? हाँ, तो जो साइटेड लोग होते हैं ना, कई बार उसको ओवरलुक कर देते हैं जल्दी जल्दी में स्कैन करने में, राइट? स्पेलिंग मिस्टेक हो कि बड़े बड़े ब्लंडर्स हो जाए, एक अक्षर कोई चेंज हो जाए कोई वर्ड में स्पेलिंग का, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, पर जॉज यूजर के साथ कभी वो अनर्थ नहीं होगा। तो ये सारी हमारी स्ट्रेंथ है एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस टू आवर टीम्स कि सर ये मेरी स्ट्रेंथ है एंड मेक दिस एज योर ब्रांड, ठीक है? कि जो चीज़ आप लोग से मिस हो सकती है, ओवरलुक हो सकती है, हमसे कभी नहीं होगी। इज दिस गेटिंग क्लियर? तो ये ब्रांड, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए। और एक और मैं आपको बताता हूँ, आजकल कम्युनिकेशन में क्या बोला जाता है सबसे ज़्यादा, कि हमारे कम्युनिकेशन का मेजॉरिटी पोर्शन क्या है, विजुअल बेस्ड होता है, राइट? तो कहते कि हम तो ब्लाइंड हैं तो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, ये वो बोला जाता है कि नॉन विजुअल जो बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज आप लोग एनालाइज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, हम नहीं कर सकते बॉडी लैंग्वेज लोगों की एनालाइज, मगर इसका दूसरा एक एस्पेक्ट है, वो क्या है? टोन, राइट? हमारी लिसनिंग। जब एक साइटेड इंसान, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है? एक कस्टमर आपकी ब्रांच में आया है और वो पूरा आग बबूला हुआ है, ग्रीवान से भरा हुआ है, तो पहले तो अनाप शनाप इधर उधर बैंक को गाली बगे, इसको सिस्टम को गाली, बराबर है, और फिर लास्ट में जाके अपने गुस्से में कुछ उसकी जो रियल उसका जो शिकायत है उसके मुंह से निकलेगा। तो जो साइटेड लोग होंगे वो लोग का ध्यान किस पे जाएगा? बाकी सारे पोर्शंस में, सब जो बॉडी लैंग्वेज में, उसमें सेम। दूसरा भी, कोई अगर कोई बहुत सूट बूट में आया है तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं लोग कस्टमर से, राइट? कोई ऑपोजिट जेंडर जो साइटेड लोग होते हैं, जो फीमेल अगर है तो सामने वाले मेल ने क्या पहना है, अरे मैं मेरे हस्बैंड को भी यही गिफ्ट करूँ, उसके माइंड में एक दूसरी स्टोरी चालू हो जाती है कि ये टी शर्ट कितनी अच्छी है, मैं मेरे हस्बैंड की बर्थडे आने वाला है तो उसको मैं यही गिफ्ट करूँगी, यही वाले कलर, ये वो। मतलब कोई लड़का है तो मतलब इस तरीके से ऑपोजिट है कि सामने वाले की लुक एंड अपीयरेंस में, और साइटेड लोगों की ये ड्रॉबैक है कि उनका सारा अटेंशन उनकी लुक एंड फील पे, उनकी ज्वेलरी पे, उनके अटायर पे, उस पर वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, उस पर ध्यान कम जाता है। ब्लाइंड लोगों का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो कुछ है उनके लिए ब्लैंक स्क्रीन, उनके लिए ब्लैंक स्क्रीन। तो पूरा ध्यान किस पे देते हैं? फोकस के साथ सुनते हैं एंड जो मीनिंग वर्ड्स के बिहाइंड है उसको ध्यान। तो उसका क्या नतीजा होता है कि वी कैन बिकम अ वेरी गुड लिसनर्स एंड जो टिपिकल बहुत ज़्यादा अग्रीव्ड कस्टमर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, डिफ़िकल्ट कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए विजुअल इम्पेयर्ड पीपल, ऑफिसर्स कैन रियली डू वंडर्स, राइट? सो दीज आर द वेरियस थिंग्स इन विच यू कैन कन्वर्ट योर सो कॉल्ड लिमिटेशन। दुनिया के लिए हमारी लिमिटेशन है, मगर उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन लेवरेज इट एंड वी कैन मेक इट एज अवर ब्रांड। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आप अपना ब्रांड ऐसा बना सकते हैं कि अरे त्रिपाठी है तो कभी भी लेट मीटिंग में नहीं आएगा, त्रिपाठी है तो ऑफिस में हमेशा ऑन टाइम आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांड बना सकते हैं, राइट? पंक्चुअलिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। तो कोई भी चीज़ आप लोग की जो बहुत सारे वैल्यूज है जो कि आप उसको पकड़ के उसकी ब्रांड अपनी बनाना शुरू कीजिए, ठीक है ना? तो ये दो मेन एस्पेक्ट्स थे जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। अभी मैं आप लोगों को एक केस स्टडी सुनाऊंगा, एक स्टोरी, बट दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम है शौर्य। क्या नाम है? शौर्य। तो जैसा नाम वैसा गुण। वो शौर्य इतना करेजियस है उसकी लाइफ में, तो उसकी कहानी हम लोग सुनते हैं। तो जब शौर्य था, जब वो 10th स्टैंडर्ड में था ना, तो उसको साइंस में से 100 आउट ऑफ 100 आए थे बोर्ड एग्जाम में। और जब वो 12th में गया तो उसने गुजरात सीबीएसई बोर्ड को टॉप किया। और बाद में जब उसने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, तो हर सेमेस्टर में भी उसको मेरिट पोजीशंस आने लगे, राइट? और बाद में उसने धीरू भाई अंबानी की मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हासिल की, जिससे उसकी पूरी शिक्षा जो हायर एजुकेशन है वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट गई। बाद में क्या हुआ कि कैंपस प्लेसमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ। एक बहुत ही प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है, इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज,
TCS में उसका रिक्रूटमेंट हुआ। वहाँ पे भी उसने अपनी जो शानदार जो बैटिंग चल रही थी ना उसकी बचपन से, वो बचपन से उसने बैटिंग आगे भी चालू की, वो बैट्समैन जैसे ही बन गया था अपने करियर में। तो अब उसने क्या किया कि उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे अपने एम्प्लॉयर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल उसको TCS गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, TCS बेस्ट टेक्निकल फैकल्टी अवार्ड एंड TCS टॉप 10 कोडिंग कॉन्टेस्ट, जो कि मैं TCS में वो शौर्य इतने टाइम से मुझे उसने बताया कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में TCS के इंजीनियर्स हैं, 1.5 लाख 2 लाख जितने भी हैं, उन सबका एक कोडिंग कॉन्टेस्ट माने प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है। तो लगातार 2 वर्षों तक टॉप 10 कोडिंग मतलब टॉप 10 में आना उसमें फाइनलिस्ट में तो बहुत बड़ी बात होती है। तो लगातार 2 वर्षों तक वो शौर्य उसमें टॉप 10 फाइनलिस्ट में आया जावा C++ लैंग्वेजेस में। परंतु उसकी लाइफ में सब कुछ अभी तक क्या चल रहा था? गुडी गुडी, यस, अच्छा अच्छा चल रहा था। तो जो मूवी का डायरेक्टर था ना, मूवी शौर्य की मूवी का जो डायरेक्टर था, उसको लगा क्यों नहीं इसकी मूवी में कुछ मसाला डाला जाए, कोई ट्विस्ट डाला जाए। तो एक रात को क्या हुआ कि शौर्य को है ना उसको विदेश भेजा जा रहा था। कहाँ भेजा? फॉरेन भेजा जा रहा था एक असाइनमेंट के लिए, राइट, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर डेप्यूटेशन के लिए। तो उसका वीज़ा भी स्टैम्प हो गया था और बाहर जाने की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। तभी अचानक से एक रात वो वॉशरूम से जब बाहर आ रहा था तो वो गिर पड़ा और कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं पा रहा था। और फिर किसी तरह से उसको बेड पे ले गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बेड से उठ नहीं पा रहे थे। तो जब देखा कि उठ नहीं पाए, कुछ गड़बड़ है, तो न्यूरो सर्जन्स को बुलाया गया। तो उन्होंने जब उसको एग्जामिन किया तो जांच के बाद पता चला कि ये तो सीवियर पैरालिटिक अटैक है। तो सब लोग शॉक में आ गए कि कैसे। तो अचानक से फिर MRI स्कैन एडवाइस किया गया। तो जो उसके रिजल्ट्स आए तो शौर्य के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पता चला कि उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में ट्यूमर्स हो गए थे, माने कैंसर की बड़ी बड़ी गांठें थी। और उन गांठों के कारण उसको नर्व कंप्रेशन हो रहा था और नर्व कंप्रेशन के कारण उसको ये पैरालिटिक अटैक, जो कि ग्रेड 5 का सीवियर पैरालिटिक कहते हैं, पाँव का अंगूठा भी वो हिला नहीं सकता था, टोटली बेड रिडन। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी शौर्य की। परंतु यहाँ पे क्या काम आता है? द पावर ऑफ माइंड, विल पावर, जिसको हम पर्सनल पावर बार बार शुरू में कह रहे थे। तो उस शौर्य ने क्या किया? उसने हार नहीं मानी। उसने डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर्स को कि मैं अपनी अंतिम सांस तक एक योद्धा की तरह, एक फाइटर की तरह लड़ूंगा। मेरे सामने कैंसर है, मेरे सामने पैरालिसिस है, तो भी मैं उससे हार नहीं मानूंगा। परंतु जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होने वाला था ना, सबसे पहले बायोप्सी होती है। कैंसर का एक प्रोटोकॉल होता है कि बिना बायोप्सी के वो लोग कीमोथेरेपी या कुछ और शुरू नहीं कर सकते। तो जब बायोप्सी हुई तब एक दूसरा शॉक उसके लाइफ में आया और शौर्य को पता चला कि ये लास्ट स्टेज कैंसर ऑलरेडी हो चुका है। और पता चला डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट को कि ये जो कैंसर है उसके लिवर में, पैंक्रियास में, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, सब जगह फैल चुका था। डॉक्टर्स के अनुसार केवल 5 से 6 हफ्ते का इस दुनिया में मेहमान। साथियों, वो जो शौर्य के लिए मोमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, उसकी मदर के लिए, उसके फादर के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए। परंतु उसने जब डॉक्टर्स को बोला कि उसकी मदर ने, पेरेंट्स ने बोला कि मैं हमारे बच्चे को बिना ट्रीटमेंट के इस दुनिया से जाने नहीं, आप प्लीज़ ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। सारे डॉक्टर्स यही बोलते नहीं नहीं कोई फ़ायदा नहीं, आप घर ले जाओ, सेवा करो, ये वो। परंतु उनकी पेरेंट्स ने नहीं बोला, नहीं नहीं जो होगा देखा जाएगा, आप शुरू कीजिए। तो अल्टीमेटली जब रिलक्टेंटली वो लोग ने लिखना शुरू किया फाइल में, तो डॉक्टर्स की नज़र पड़ी फाइल पे कि अगले दिन तो शौर्य का बर्थडे था। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है उसके जीवन का ये आखिरी बर्थडे है, तो क्यों नहीं वो अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ उसके अगले दिन आके वो ट्रीटमेंट शुरू करेगा रेडिएशन और की। तो शौर्य ने उस समय एक स्टैंड लिया। एंड अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल पावर, बार बार जो मैंने अभी तक शुरुआत में बोला था, इस केस स्टडी में आप वो सारे एस्पेक्ट्स को देखिए। ब्रांड बिल्डिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन, कैसे आप अपने आप से बात करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको इस केस स्टडी में देखनी है, एनालाइज करनी है। एंड आई नो कि विजुअल इम्पेयर्ड लोगों का पावर ऑफ एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होता है। यस, करेक्ट। तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देके अपने उस पर गर्व करना सीखे दोस्तों। तो
इसी पावर ऑफ एनालिसिस के साथ देखिए, तो उन्होंने जो हमारा जो शौर्य था उसने फिर से एक स्टैंड लिया कि नहीं डॉक्टर, मैं मेरे बर्थडे के दिन ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू करूँगा, और इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट मैं अपने आप को और क्या दे सकता हूँ कि मैं मेरे हेल्थ के लिए एक कदम उठाऊँ अपने बर्थडे के दिन ही। और इस प्रकार शौर्य का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और समय जैसे बदलते गए कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। तो एक दिन ऐसा भी आया कि जब पहली बार कीमोथेरेपी हो रही थी, सारे पेशेंट डॉक्टर्स लोग एकदम नर्वस थे कि अभी पता नहीं ये कैसे सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी, नाजुक हो गई थी। तो डॉक्टर्स लोग बोलते पेशेंट का हेमोग्लोबिन कितना है, पेशेंट का बीपी कितना है, वगैरह वगैरह। तो शौर्य को बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। तो अचानक से उसने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर्स, आप लोग किस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर्स लोग सरप्राइज हो गए, आपके बारे में, और कौन है यहाँ पे? तो मैं पेशेंट नहीं हूँ, आई एम फाइटिंग कैंसर, आई एम फाइटिंग पैरालिसिस, यू बेटर कॉल मी अ फाइटर। उस दिन के बाद से जब भी कोई डॉक्टर्स उस रूम में एंटर होते थे, जूनियर डॉक्टर हो कि पैथोलॉजिस्ट हो कि कोई भी नर्स हो, सभी लोग उसको हाई फाइटर, हाई हीरो, हाई चैम्प इसी तरीके से संबोधन करने लगे। तो कोई भी उसको पेशेंट अब बोलना बंद कर दिया था। उससे क्या हुआ? उससे पूरा माहौल बदल गया। ना केवल उसके केयर गिवर्स का, शौर्य के जो पेरेंट्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनको एक शक्ति मिली। ना केवल उसको स्वयं को शक्ति मिली, ना केवल आस पड़ोस के वार्ड वाले पेशेंट्स को शक्ति मिली, बल्कि और किसको? डॉक्टर्स को खुद को। क्योंकि डॉक्टर्स लोग भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले ही बोल दिया था ये लास्ट स्टेज है, कोई फायदा नहीं, घर ले जाओ। वो भी ज़बरदस्ती, हाँ लिख रहे, प्रेशर आ रहा था बहुत, तो इसके लिए कर दिया, चलो कर देते हैं। खैर अब पर जब उन्होंने देखा कि शौर्य के अंदर तो कुछ है, इसकी आंखों में कुछ है, कुछ मन में इसका जज्बा, तो उनको भी एक शक्ति आती है कि चलो अपना पूरा 100% नहीं 200% देना है हमें इसके इसके लिए। यस, तो डॉक्टर्स को भी एक पावर मिला, और करते करते अल्टीमेटली एक ऐसा दिन आया जिसके लिए पूरा हॉस्पिटल तो ठीक है, पूरा शौर्य की फैमिली और शौर्य को बेसब्री से इंतज़ार था। और वो ऐसा दिन था कि जब उसको 100% कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। सो देयर वर ह्यूज सेलिब्रेशंस इन द हॉस्पिटल, और उसके पेरेंट्स लोगों ने सब केक वेक, मिठाइयाँ सब बाटी वाटी, ये हुआ। पर रिमेंबर उसको पैरालिसिस भी था शौर्य को, तो दिन में 3-3 बार फिजियोथेरेपी हो रही थी, और 8 से 10 महीने तक उनका ये ट्रीटमेंट चला था शौर्य का हॉस्पिटल में। दिन में 3 बार फिजियोथेरेपी, और स्टील का जैकेट, किसका? स्टील का जैकेट, स्पाइन में उसको ट्यूमर्स थे, तो स्टील का जैकेट स्टेनलेस स्टील का इसलिए पहनाया जाता है जिसको स्पाइन का ट्यूमर होता है। क्यों? क्योंकि अगर स्पाइन ज़रा सी भी बेंड होगी इधर उधर करवट लेते या कुछ भी करते समय, अगर स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया तो एक और मुसीबत, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो मुड़े नहीं, एकदम सीधी की सीधी रहे 24 घंटे, तो उसके लिए 24 घंटे एक जैकेट स्टील का पहनाते, कहीं से भी वो बेंड ना हो सके, चिपका के रखते शरीर से, ताकि आप समझ सकते हैं ना, एक रोबोट की तरह। हाँ, तो उस तरीके से उसको रखा जाता था। अभी उसको बोला गया कि आप कैंसर फ्री हो गए हैं, तो अब उसके आंखों में वापस एक सपने तैरने लगे। कौन से सपने? उसके आईटी करियर के, जो कि जिसके ऊपर ब्रेक लग गया था। पहले याद है ना साथियों कि उसको टीसीएस कहाँ भेज रहा था? बाहर भेज रहा था, यूरोप भेज रहा था, फॉरेन में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तब उसके मन में वापस एक वो आकांक्षा जाग गई कि अब मेरे को मेरा वापस अपना आईटी करियर रीबिल्ड करना है, रिस्टार्ट करना है, रिज्यूम करना है। परंतु डेस्टिनी का कुछ और प्लान था, और शौर्य की लाइफ में फिर से ऐसा कुछ घटा कि जैसे कहते हैं उसके ऊपर आकाश में से बिजली गिर गई। क्योंकि अब शौर्य को ब्लर्ड दिखने लग रहा था, पर उसको ऐसा लगता था कि पहले उसको चश्मे थे, तो उसको ऐसा लगता था, रीडिंग ग्लासेस वाले, तो शौर्य को ऐसा लगता था कि हो ना हो इतनी सारी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से मेरे आँखों का ये पावर बढ़ गया है। तो सबसे पहले उसने क्या बोला अपने पेरेंट्स को डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से, कि आई डॉक्टर के पास जाके चेकअप करके मुझे नए चश्मे दिलवाओ, ताकि मैं ठीक से सबको देख पाऊँ। डॉक्टर्स ने चेकअप करके बाद बोला कि आपकी आँखों की जो नस है उसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, और दवाइयों की गर्मियों से वो आँखों की नस जल गई है पार्शली, और जो बाकी कुछ है उसमें कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स थे न्यूरोटॉक्सिक, उसके कारण आपकी आँखों की नस बुरी तरीके से डैमेज हो गई है।
और जितना भी कुछ आपको रेसिड्यूअल विजन है, माने 25-30% जो भी आपको दिख रहा है, वो भी ग्रेजुअली कुछ महीनों में ज़ीरो हो जाएगा। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आँखों की नस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब शौर्य के सामने एक गहरा डिप्रेशन जैसा होने लगा। उसको कैंसर उसको इतना हिला नहीं पाया था शौर्य को, और पैरालिसिस से उस समय वो जूझ के निकल ही रहा था। वो बेबी स्टेप्स, सीढ़ी उतरना, सीढ़ी चढ़ना, एक वॉकर की मदद से वो सीख ही रहा था कि अचानक से उसको पता चला कि अब वो जीवन में दृष्टिबाधित दिव्यांग बनने वाला है। और साथियों, आप लोग समझ ही सकते होंगे कि उसके मन की स्थिति उस समय कितनी नाजुक होगी। बताना, आप लोग मिलना चाहते हैं उस शौर्य को? भाइयों और बहनों, बताते हुए एक गर्व होता है कि वो जो शौर्य की बात हम लोग केस स्टडी सुन रहे थे, वो अभी आपके सामने ही है, जो बोल रहे हैं माइक। तो आखिर शौर्य ने ये जो शौर्य दिखाया अपने लाइफ में, ये सारे जो ज्ञान मैं दे रहा था शुरुआत में, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे रियल लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस हैं। कम्युनिकेशन का जैसे मैंने बताया कि असर्टिव कम्युनिकेशन, माहौल कैसे बदलना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव में कैसे हमारे वर्ड्स से हम चेंज कर सकते हैं, राइट? मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे मेरे कैंसर जर्नी के। तो इस तरीके से आज मैं आप लोग को अगले कुछ मिनटों में थोड़े कुछ और बातें करूँगा कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी युवावस्था में अचानक से अपनी दृष्टि खो दी थी और उसको बिल्कुल पता नहीं था कि वो अपने जीवन में उसका करियर का क्या होगा, उसको तो ऐसा लग रहा था कि अब उसका ख़त्म सब कुछ जीवन, तो कैसे वो ऐसा व्यक्ति आरबीआई गुजरात की इतिहास का प्रथम क्लास 1 ऑफिसर बना, आरबीआई मैनेजर बना। एक ऐसा व्यक्ति जो रोज़ रात को रोता था ब्लाइंड बनने के बाद कि अब मेरे को मेरे माता पिता पे बोझ तो बनना पड़ेगा, जब मुझे उनकी सेवा करनी थी उस समय अब मैं उनसे सेवा नहीं लूँ। तो इस तरीके से एक वो नहीं, एक डिलेमा होती है, एक मन में एक वो कचोट होती है, टीस होती है, तो उससे वो जूझ रहा था। और कहाँ तो उसको सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी का जो भारत सरकार से राष्ट्रीय सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया। अभी मैंने साथियों बताना चाहता हूँ जो लोग पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं उनके एडवांटेज के लिए कि मैंने अभी मेरे गले में वो मेडल जो भारत सरकार से गोल्ड मेडल मिलता है वो मैंने धारण किया हुआ इस समय, ओरिजिनल। और इसमें तिरंगा है, ट्राई कलर। जितने भी जो नेशनल अवार्ड या ओलंपिक चैंपियंस होते हैं उनके मेडल्स में ये ट्राई कलर होता है, हमारे देश का तिरंगा, राइट? तो ये इतनी गर्व की बात है कि ये इस अवार्ड से हमें अलंकृत किया गया। तो अब मैं अपने क्लाइमैक्स पे जा रहा हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के सेशन का, और वो ये है कि हम एक टेक अवे सूत्रास मंत्रास मैं आप लोगों को शेयर करूँगा जो मेरे लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किए थे, उसका ही निचोड़ है पूरा। और इसको मैं कहता हूँ द 5G प्रिंसिपल्स, ठीक है? तो जो 5G प्रिंसिपल है उसमें पहला G, द फर्स्ट G, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि टू गो ऑन एंड ऑन विथ ग्रिट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि हार नहीं माननी है, चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति हो, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही रहना है। तो साथियों, जब मेरे को डॉक्टर्स ने बोला था कि अगले 3-4 महीने में आंखों की दृष्टि आपकी ज़ीरो होने वाली है, तो उस समय आप लोग सोच सकते हैं रोज़ रात को मेरे को नाइटमेयर्स होते थे। मैं सुबह का उजाला देख पाऊँगा नहीं देख पाऊँगा उसका मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी। रात के अंधेरे से मुझे डर लगने लगा था, रात को लाइट ऑन करके सोता था। ये हालत हो गई थी कि अपने जो दिनचर्या के छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाना, वो भी नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि आंखों की दृष्टि एकदम कम होती जाए। जब 5% 3%, तो क्या होता है, हम टूथपेस्ट लगाने जाते हैं तो कभी ओवरफ्लो हो जाता है, ज़्यादा पेस्ट निकल जाता है, वो ब्रश के बाहर निकल के, और कभी एम लेके उस पर एग्जैक्ट लगना भी एक आर्ट होती है, राइट? टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाना, तो वो सब मैं चिड़चिड़ा रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं ये छोटे छोटे काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे जीवन मेरा आगे चलेगा। और बहुत ज़्यादा एक तो वो तो था ही डर कि अभी इकोनॉमिकली बर्डन नहीं बनना है अपनी फैमिली पे, पेरेंट्स पे। तो इस तरीके से चारों तरफ से मैंने जब ये देखा कि
अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में आगे क्या करना है, तो एक तरीके से मैं डिप्रेशन में गिरने लगा था। फिर अपने आप को मैंने तुरंत संभाला, अपने माइंड को मैंने संभाला और मैंने बोला कि नहीं, मुझे याद आया कि जब कोई एक सोल्जर होता है ना, जब वो बैटलफील्ड में लड़ रहा होता है तो उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तुम इंजर्ड हो जाओ ना तो भी तुम्हें पीछे की तरफ नहीं गिरना है, आगे की तरफ गिरना है। क्यों? क्योंकि तुम झट से उठ के आगे की तरफ, दुश्मन की तरफ वार कर सको। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे, ईश्वर ने ये एक दूसरी चांस दी है, यूनिवर्स ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है, वरना चाहता तो उसी समय मेरा टिकट कट जाता लास्ट स्टेज कैंसर का। तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने मुझे दूसरा चांस दिया है और मुझे इस चांस का पूरा फ़ायदा उठाना है। पर बिल्कुल भी नहीं आइडिया था साथियों। मैं एक आईटी एनालिस्ट था, वहाँ पे मुझे कई सारे अवार्ड्स मिलते थे टीसीएस में, पर कभी भी विजुअली इम्पेक्ट, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, 2013 में मेरी आई साइट गई थी, तो आज से 12 साल पहले की। तो उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी मेन स्ट्रीम में। उस समय तो जो भी कुछ मीडिया में आता था ब्लाइंड लोगों का, तो आप जानते हैं कैसा नेगेटिव प्रोजेक्शंस होता है, राइट। तो कुछ उस समय इतना, अभी जितने भी अचीवर्स होते हैं उस समय भी अचीवर्स होते ही होंगे आई एम श्योर, मगर उनका कुछ आता नहीं था न्यूज़ में, मीडिया में, लाइमलाइट में, राइट। तो हमें कुछ, मेरे को नॉलेज ही नहीं थी कुछ भी कि ऐसा कुछ स्क्रीनलेस सॉफ्टवेयर होता है ऐसा। तो जब हमें, जैसे ही मुझे पता चला एक स्क्रीनलेस सॉफ्टवेयर होता है ऐसा कुछ, तो उसके बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैंने सारी मेरी जो मोबाइल में और गैजेट्स में, लैपटॉप में, मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जॉज। और फिर अपने आप, क्योंकि मैं खुद उस समय पैरालिसिस से जूझ रहा था, रिकवर हो रहा था, पूरा 100% निकल नहीं पाया था। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि कोई भी ब्लाइंड स्कूल में जाके ये सब फॉर्मली सीखूँ मैं 25-30 किलोमीटर, क्योंकि मैं कैंसर से रिकवर हुआ था, बॉडी पूरी ब्लड कैंसर था, तो पूरी बॉडी पूरी ज़्यादा फ्रेजाइल थी, एकदम निचोड़ के रख देते वैसी शारीरिक हालत थी। आज जैसा मैं लग रहा हूँ बिल्कुल नहीं था। एक वीडियो और भी है जिसमें मेरी एक्चुअल कैंसर की फ़ोटोज़ हैं, वो अगर टाइम मिलेगा तो वो भी देखेंगे। वो छोटा ही है, 90 सेकंड का ही वीडियो है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास वो चॉइस नहीं थी कि मैं जाके सीखूं फॉर्मली ये सब। तो घर पे मैंने अपने आप को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने आप सीखा, जहाँ पे अटक जाता था तो सब स्कूल्स में, ब्लाइंड स्कूल्स में जो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं उन लोग से कि इसका कमांड क्या है, ये वो। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आईटी एनालिस्ट था, उसके बाद भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में क्या कीबोर्ड कमांड्स होते हैं मुझे, मतलब एक तरीके से नया जीवन। क ख ग हिंदी में, इंग्लिश में ABCD, ब्रेल में कैसे लिखना है, पढ़ना है, वो भी एक नया तरीका था। और यहाँ तक कि उठना बैठना बिस्तर से इंडिपेंडेंटली, सीढ़ी उतरना, सीढ़ी चढ़ना, पूरी तरीके से कह सकते हैं ना कि रीसेट। जो भी कुछ जीवन में हासिल किया तब तक वो सब ज़ीरो, अब नया तरीके से जीवन जीना, इंक्लूडिंग पढ़ना लिखना सब कुछ। तो फिर भी मैं ये सब सीखता गया। इसी को कहते हैं द पावर ऑफ गोइंग ऑन एंड ऑन, राइट, विदाउट गिविंग अप, विद ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। तो ये फर्स्ट जी जो सूत्र है वो आपके उस काम में आएगा। अभी जब मेरा सिलेक्शन भी हो गया एज ए मैनेजर, तो दैट वाज अ बिग डील, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम्स के जब फॉर्म्स भर रहा था ना साथियों, तो 2014 मुझे, जैसे 2013 में मेरी आई साइट गई थी, 2014 में मैंने सारे फॉर्म्स भरे थे और सब कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपीयर हुआ था। और 8 कम्पिटेटिव एग्जाम्स मैंने फर्स्ट टाइम में क्रैक किए थे, जिसमें कि ग्रामीण बैंक से लेके SBI क्लरिकल से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा का PO का वो IBPS PO जो होता है वो से लेके बहुत सारे मेरे को एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए थे और इंटरव्यूज़। और फर्स्ट अटैम्प में UPSC का सिविल सर्विसेज भी मैंने फर्स्ट अटैम्प में प्रीलिम्स क्लियर किया था और इंटरव्यू कॉल मेरा केवल 8 नंबरों से रह गया था। तो और ये RBI का जो मैनेजर का एग्ज़ाम था, जो जिसको ग्रेड बी एग्ज़ाम कहते हैं, तो वो भी मैंने बिना किसी कोचिंग क्लास के, बिना किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि RBI ग्रेड बी में उस समय, अभी तो क्या MCQ हो गया है, पर उस समय रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था मेंस का। तो 4 घंटे का एक पेपर होता था इकोनॉमिक्स का, और लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते थे, ग्राफ्स बनाने होते थे। तो ग्राफ्स समझे कैसे, क्योंकि मैं तो पूरे साइंस स्टूडेंट था शुरुआत से, तो कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, सब मेरे लिए नए सब्जेक्ट्स थे। पूरी मोटी मोटी बुक्स को रिकॉर्ड करके पढ़ना और दिन भर, रात भर कान में हेडफोन लगा के सुनते रहना, वो सब जो रिकॉर्डेड बुक्स होते थे उसी के माध्यम से मैं मेरी प्रिपरेशन कर रहा था। तो कुल मिला के ये ग्राफ्स को जो मेरे रीडर्स आते थे मेरे हाथ पे ड्रॉ करते थे, और फिर उससे मुझे पता चलता था कि वो कर्व कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वगैरह वगैरह। वो जो डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब इकोनॉमिक्स में हमें सब एग्जाम में आंसर्स में भी लिखना पड़ता है कई सारे।
तो वो सब जब तो ये सारा होते होते जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में आई गॉट द वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द एंटायर कंट्री इन आरबीआई क्लास 1 ऑफिसर इंटरव्यू जो सिलेक्शन था उसमें। तो उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जो हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग होती है, बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती है। तो 3.5 महीने की ट्रेनिंग थी चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज। तो वहाँ पे भी ऐसा था कि मैं अभी तक तो जब से पैरालिसिस के बाद आईसाइट जाने के बाद अभी तक तो घर पे प्रिपरेशन कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल तक जाके वापस आ जाना या इंटरव्यू दे के वापस आ जाना घर पे। तो घर की जो कंफर्ट जोन होती है 4 दीवारी, उससे बाहर कभी निकला नहीं था, घर पे ही बैठ के सब पढ़ाई की। तो अब मुझे 2.5-3 महीने वहाँ पे रहना है चेन्नई में स्टाफ कॉलेज में चेन्नई में। तो मेरे लिए तो वो एक नाइटमेयर है कि मैं कैसे वहाँ पे रह पाऊँगा इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना मुझे आता ही नहीं था, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि आईसाइट जाने के बाद तुरंत ये सॉफ्टवेयर सीख के प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो कुछ जो कहते हैं ना रिहैबिलिटेशन का, मुझे कुछ समय ही नहीं मिला था जीवन में कि कैसे सब करना होता है। तो परमिशन लेके किसी तरह से मैं मेरी माँ को लेके गया था स्टाफ कॉलेज में, और ट्रेनिंग शुरू होने के 1 हफ्ते पहले मैंने उनको स्पेशल परमिशन मांगी थी। और 1 हफ्ते तक मेरी माँ मेरे ट्रेनिंग स्टार्ट होने से, बैच के आने से पहले, रिपोर्टिंग डेट से पहले, और मेरी माँ ने मुझे सब इंडिपेंडेंटली कि कैसे तुम्हें अपने हॉस्टल का जो रूम होगा वहाँ से क्लासरूम तक कैसे जाना है, क्लासरूम से कैंटीन तक कैसे जाना है, और कैंटीन से वो क्या कहते हैं वापस कैसे। तो अलग अलग जो एरियाज़ थे, जो मेन एरियाज़ थे, तो उसका कुछ कुछ मार्कर्स बता दिए कि हाँ यहाँ पे गमला है, यहाँ पे पिलर है, तो वो सब टच कर करके वॉल को कैसे मैं अपने आप जा सकता हूँ, वॉशरूम कैसे जा सकता हूँ। तो ये सब सीखा मैंने। और कपड़े वपड़े, क्योंकि माँ चले जाएंगे तो कौन कपड़े लॉन्ड्री वॉन्ड्री को देना लेना, वो सब बहुत सब मैनेज करना होता अपने आप। तो सबका सिस्टम सब सेट करके फिर माँ को तो जाना था, क्योंकि शी वॉज नॉट अलाउड टू स्टे थ्रू आउट द दिस थिंग। तो फिर हम लोग वो चले गए। और फिर मेरे लिए अब वहाँ पे क्या होता था कि हर एग्ज़ाम सुबह से लेकर शाम तक इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स होते हैं और ये सब होता है, और शाम को असाइनमेंट्स करने होते हैं हमें, और फिर हर वीकेंड में एग्ज़ाम होता है। तो पहला एग्ज़ाम हुआ तो फिर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अच्छा माने टॉप 10 में नहीं था, मेरे लिए टॉप 10 में नहीं हो माने वो अच्छा नहीं। तो मेरे बैच में 112 या 112 लोगों का बैच था। तो उसमें आई वॉज द ओनली वन जो 100% ब्लाइंड था। तो ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्शन हुआ था उसमें। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने रोते रोते बात की, पहला ही रिज़ल्ट आया कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत पुअर आया है, तो टॉप 10 में भी नहीं, 13-14 रैंक आई है क्लास में, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बोलते कि मगर प्रॉब्लम, तो फिर हुआ क्या कि जो मैं क्लास रूम में रिकॉर्ड्स करता था लेक्चर, वो 6 घंटे के 8 घंटे के लेक्चर्स अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो घर जाके 6 से 8 घंटा वापस वो सुनना मेरे लिए संभव नहीं था, इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि हमें असाइनमेंट्स भी करने होते थे मंडे टू फ्राइडे, इतना ये रिगरस, और फिर सैटरडे संडे में एग्जाम्स और वाई या दूसरे कुछ प्रेजेंटेशन। तो ये मेरे पास इतना समय ही नहीं हो पाता था कि मैं बैठ के रिविजन कर। और बाकी लोग क्या होते थे, क्लास नोट्स बना लेते थे। तो फिर मैंने तब तक मुझे नहीं पता था कि क्लासरूम में एक ब्लाइंड व्यक्ति कैसे क्लास नोट्स बना सकता है। तो फिर जैसे ही मेरे को वो आइडिया आया तो मैंने अपना खुद का लैपटॉप लेके एक कान का ईयरफोन लगा के, जैसे आप लोग करते ही होंगे शायद से, नोट्स बनाते हैं चालू क्लास में। पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बिग डील थी, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला कोई मेंटोर नहीं था। तो मैं अपने आप ही ये सब कर रहा था। तो मैंने खुद ही ये इन्वेंट किया कि ये तरीका सही हो सकता है। तो एक कान से मैं प्रोफेसर की आवाज़ सुनता था और दूसरे कान से अपने जॉज को कान में लगा के टाइप करते रहता था, फुल स्पीड पे टाइपिंग करता था। और घर जाके फिर उसको करेक्शन, कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक हो, कहीं पे भी एंटर मारना भूल गया, पैराग्राफ चेंज करना भूल गया, तो सब घर जाके एकदम पूरा परफेक्ट कर लेता। उसी के साथ मेरा रिवीजन भी हो जाता था एग्ज़ाम से पहले। फिर मुझे सिर्फ वो दिन भर का डेट वाइज वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ने होते थे। तो इसके बाद से मेरा रिजल्ट एकदम शाइनिंग होने लगा, एकदम ब्राइट रिजल्ट्स आने लगे। और आप लोग मानेंगे नहीं कि जब ट्रेनिंग पूरी हुई, सो आई वॉज कन्फर्ड विद द ट्रेनिंग विद द आउटस्टैंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड ऑफ द एंटायर बैच। और मैं एकमात्र दृष्टिबाधित था मेरे बैच में। उसके बावजूद मुझे मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके, ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके, वाइवा में मेरे परफॉर्मेंस को लेके, हाँ ये भी एक हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारी लिसनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने भी किया ही होगा। तो जब भी क्लासरूम में प्रोफेसर पूछते थे ना कि हु कैन टेल व्हाट वाज कवर्ड इन द लास्ट क्लास, तो फिर सबसे पहले मेरा हाथ उठता था। तो बोलते हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। और मैं जिस ऑर्डर में जो जो टॉपिक्स कवर हुए थे, बुलेट पॉइंट्स, उस ऑर्डर में सीक्वेंस भी चेंज नहीं होते थे, सारे टॉपिक्स बोल देता था खड़े होके। एंड सब लोग का मुंह खुला का खोला कि ये त्रिपाठी देख नहीं पाता है, वो कैसे इतना सब बोल पाता।
तो ये वो पावर है कि एक तो क्लास नोट्स बनाने का और मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये द पावर ऑफ गोइंग ऑन एंड ऑन था। दूसरा मैं चाहता था कि जो मेरा जो सेकेंड पावर के बारे में बताना चाहता हूँ वो है द गोइंग विद इन। सेकेंड जी, फर्स्ट जी क्या है? गोइंग ऑन विद ग्रिड। सेकेंड है गोइंग विद इन। हम जब भी ऐसा कहते हैं ना कि हमने ये अचीव किया वो अचीव किया, तो धनुष को जितना आगे जाना होता है ना उतना उसको प्रत्यंचा को पीछे खींचना होता है। तो ये तो अटल सत्य है कि आपको 24 घंटे में थोड़ा समय अपने भीतर, जिसको कहते हैं ना गोइंग विद इन, अपना इनर कॉस्मॉस, उसको एक्सप्लोर करना ही होगा। आप उसको प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो बोलना है बोलिए। कुछ लोग होते हैं जो नेचर में जाके वो इनर कनेक्शन फील करते हैं, राइट? नेचर में माने जैसे सनसेट को देख रहे हैं, या बीच पे जा रहे हैं, या पहाड़ों पे जा रहे हैं, राइट? या म्यूज़िक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनको भूख प्यास का भी कुछ अंदाज़ा नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा म्यूज़िक की साधना में लगे होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ में आपको अपने आप के मन को लगा देना है कि जब आपको भूख प्यास, समय का कोई अंदाज़ा ही ना हो। तो जीवन में हर रोज़ वो आपको करना है, उसको कहते हैं गोइंग विद इन। इसका साथियों इतना ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा पावर है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ इन्फिनाइट। ठीक है, मैं आप लोग मानेंगे नहीं कि मेरी चाहे कितनी भी फ्लाइट, अगर मॉर्निंग की फ़्लाइट हो 5:30-6 बजे की, तो मैं 2:30-3 बजे भी उठना पड़े तो मैं उठ के मेरी पूरी जो मॉर्निंग का मैंने रिचुअल बनाया है, योग, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, प्राणायाम, वो सब पूरा करके ही फिर मैं घर से निकलता हूँ। तो इनफैक्ट अनु मैडम को भी याद होगा कि मेरा ये सेशन खत्म होना था, तो मैंने मैडम को रिक्वेस्ट किया कि मैडम मैं डायरेक्टली नहीं निकल सकता अहमदाबाद की फ़्लाइट के लिए, मुझे मेरी शाम का जो मेरा प्राणायाम ध्यान है मैं फिनिश करूँगा होटल में, उसके बाद ही मैं फ़्लाइट पकड़ना चाहता हूँ। मैडम को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैडम प्लीज़ मुझे मेरे लिए इतना एकोमोडेट कीजिए। ऐसे ही मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं पता है कि जीवन के किस मोड़ में ये काम आएगा। अपने को लगता है कि ये क्या है, मतलब योग, प्राणायाम, ध्यान। और सिर्फ ये नहीं कि दिन भर बैठ के करना है, सिर्फ 20 मिनट से शुरू कीजिए आप प्राणायाम, ध्यान, ओम चैंटिंग, जो आपको ठीक लगे वो तरीका आपको खुद चूज़ करना है। ठीक है, अब तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर चक्रा मेडिटेशन है, कुछ भी है, मगर आप कुछ तो कुछ करिए, ताकि उससे जो पावर मिलेगा ना वो काम आता है रियल। जब सब कुछ जीवन में बिखर रहा होता है ना, तब ये काम आता है। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है हमें एक ऐसा पावर देगा कि हमारे सारी जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, वो निखरने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो भी कुछ स्किल्स और टैलेंट्स हैं वो हमारे भीतर ऑलरेडी हैं। वो हमें खाली रिकग्नाइज करना होता है, हमें अपने पास सेल्फ बिलीव करना होता है। तो वो सारी पावर होती है द पावर ऑफ गोइंग विद इन। ठीक है ना? अब मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने सुना था ध्यान से, कि अरावली में ट्रैक करने वाला मैं पूरे विश्व का फर्स्ट ब्लाइंड व्यक्ति बना था। मुझे भी एक ट्रैकिंग में, तो मुझे ईगल्स पीक में मैंने ट्रैकिंग की थी, तो वो उसमें मुझे राजस्थान सरकार के वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे ये सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया था फिर बाद में, क्योंकि राजस्थान में अरावली में मैंने ये ट्रैकिंग की थी। और ये आईसाइट जाने के बाद, आईसाइट जाने से पहले भी मैं ट्रैकिंग बहुत करता था। तो मुझे ट्रैकिंग, आई यूज्ड टू लव ट्रैकिंग। महाराष्ट्र में बहुत सारे, क्योंकि मैं TCS बॉम्बे में भी था पहले, तो ये लोहगढ़, सिंहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, बहुत सारे जो वेस्टर्न घाट्स के हैं वो सब ट्रैकिंग करना। 21 किलोमीटर का यहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, उसकी ट्रैकिंग भी मैंने की थी, वो भी मानसून सीजन में। मगर ये आईसाइट जाने के बाद है ना, फिर से मेरे अंदर का वो कीड़ा जग गया कि यार अब ट्रैकिंग करनी है यार, पहले जैसा जीवन में। जब जीवन में RBI और ये सब लक्ष्य हासिल किया, उसके पहले तो और कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके पहले तो बस कुछ बनना है, अपने पाँव पे खड़े होना है, बस यही करना था। चाहे उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी हो मैं करूँगा। 16, 18 रात भर कई बार मेरे कान में से हेडफोन निकलना ही, सुबह तक बजते ही रहता था MP3। तो इस तरीके से मैंने जब मतलब ताबड़तोड़ कमर तोड़ने वाली मेहनत जिसको कह सकते हो वो मैंने की थी, और तब वो जाके वो रिजल्ट्स आए थे और मैंने सिलेक्शन हो गया। मगर फिर बाद में ऐसा लगा कि अब कुछ ट्रैकिंग करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि फिर मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ मेरा जो पैशन था वापस स्टार्ट किया। मैंने लद्दाख में जाके वाइट वाटर राफ्टिंग होती है, ज़ंस्कार नदी है वहाँ पे एक, लद्दाख में आइस कोल्ड वाटर है उसमें। मतलब वो कहते हैं कि उसमें अगर 5 मिनट के लिए भी कोई पानी में उसमें गिर जाए तो उसको हाइपोथर्मिया होके वो मर जाएगा। मतलब वो ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके उस नदी में बहता है, ज़ंस्कार नदी में। उस नदी में राफ्टिंग करने के लिए जब हम लोग गए थे हमारा ग्रुप,
तो उन्होंने मना कर दिया कि अरे ये ब्लाइंड व्यक्ति है, ये नहीं जा सकते। तो बहुत देर तक उनके साथ मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ था। बोलता अरे नाव पलट जाएगी। मैंने कहा नाव पलटेगी तो अकेला ब्लाइंड व्यक्ति थोड़ी गिरेगा पानी में, सभी गिरेंगे ना। तो बोलते हैं कि अरे पर सब लोग को तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो उनको लेफ्ट वाला चप्पू चलाना है, राइट राइट राइट। वो जो उसका जो कैप्टन होता है ना राफ्ट का, वो बताता है कि कोई भी भंवर आएगी तो वो लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट बोथ, तो दोनों हाथ से चप्पू चलाना है। तो मैंने बोला तो आपको क्या लगता है मेरा आईसाइट गई है, कान की शक्ति है तो मैं सुन के ये सब कर लूँगा, तो बाकी लोगों में और इसमें कहाँ कोई फ़र्क है मेरे में। तो फिर वो लास्ट में उन्होंने नया दाव खेला कि अरे वो लोग को तो स्विमिंग आती है। मैंने कहा सर मुझे भी स्विमिंग आती है, आप बोलो तो मैं टेस्ट करके दिखा दूँ। मुझे स्विमिंग लकीली मुझे स्विमिंग आती थी मेरे प्रीवियस लाइफ टाइम में, मतलब आई साइट वाले युग में मैंने सीखी हुई थी स्विमिंग, तो वो मेरा एडवांटेज होगा, उनको फिर मानना पड़ा। इस तरह ऋषिकेश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीचे गंगा जी बहुत बहरी होती है फुल स्पीड पे, और उसमें जिप लाइनिंग होती है। जिप लाइनिंग आप लोगों को पता होगा, वो पहाड़ की चोटी पे हम लोग को जीप से ले जाते हैं ऊपर एक पहाड़ की पीक पे, और वहाँ पे एकदम एज पे नीचे पूरी खाई है और गंगा जी बह रही हैं उफान पे पूरी, और उस एज पे खड़े होके जो लोग देखने वाले लोग होते हैं ना उनको चक्कर आने लगता है, वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं। पर उस जगह पे वो लोग सेफ्टी बेल्ट पहनाते हैं हमें, और ऐसे एक तार लटका रहता है, वो जो सामने वाली पहाड़ पे नदी के उस तरफ पहाड़ होती है उससे वो तार कनेक्टेड होता है, उसमें एक पुली से हमें लटक के रिवर क्रॉस करना होता है, जिप लाइनिंग। और वो लोग बोलते हैं कि जब सामने दूसरा पहाड़ का एंड आ रहा है ना तो उसके पहले ही ब्रेक मारना होता है राइट टाइम पे, अगर हमने ब्रेक नहीं मारा तो सामने धाड़ देके टकराएंगे। तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? फिर हार नहीं मानना, गो ऑन एंड ऑन, ये मेरा फर्स्ट जी है, हर जगह अप्लाई करना होता है कि करना है तो करना है, तो कैसे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने बोला कि देखो कि आप लोग जब मैं पास आने लगूँ ना तो जोर जोर से वो जो हेड उसको लाउड स्पीकर जैसा एक होता है, वो लाउड स्पीकर पे जोर जोर से चिल्लाना, ब्रेक 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 चिल्लाओगे तो फिर, या ताली बजाओगे, थालियाँ बजाओगे तो मैं समझ जाऊँगा मुझे ब्रेक मारना है। तो फिर वो ब्रेक मारने का फिर वो उस तरीके से उन लोगों ने किया था, वो मैंने करके दिखाया था। तो इस तरीके से फिर मैंने रैपलिंग भी की है 60 फीट, मैंने छः फ्लोर की बिल्डिंग वर्टिकल वॉल, उसमें रैपलिंग करना, ऊपर से नीचे आना। वो भी ऐसे ही होता है कि एकदम छत पे बाउंड्री पे खड़ा कर देते हैं। आप सोचे 5-6 माले की बिल्डिंग है, उसकी छत पे बाउंड्री वॉल पे आपको खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ से आपको नीचे उतरना है वॉल से, पूरा नीचे वर्टिकल वॉल से, तो उसको रैपलिंग कहते हैं। तो वो भी मैंने एडवेंचर स्पोर्ट किया है। पहली बार जब किया था साथियों तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्टर होता है वो देता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये हाथ ऐसे करना है, अपने को कहाँ कुछ समझ में आने वाला है जब तक प्रैक्टिकली ना करें तो उसने बहुत बेचारे ने समझाने की कोशिश की, पर मैंने बोला कि यार नहीं समझ में आ रहा है। तो करते करते जब पहले खुद बार ट्राई किया तो पूरे एल्बोज वो सब ब्रूज हो गए, छिल गए, खून निकला। मैं फिर बैंडेड लगाया, हाथ पाँव की धूल झाड़ी और वापस ऊपर गए सीढ़ी चढ़ के और वापस किया। नेक्स्ट टाइम पूरा फ्लॉलेसली नीचे उतर के आया बिना किसी इंजरी के। तो इस तरीके से एक जज्बा होना चाहिए, गो ऑन एंड ऑन। एडवेंचर स्पोर्ट्स is also a method of going within. This is was second G. Third G is कि never go for grumbling. Never go for grumbling. Grumbling माने क्या? शिकायत वाला mindset. जैसे कहते हैं ना हमारे जीवन में किसी को मौका मिले ना, कई बार मैं देखता हूँ तो सब चीज़ें गलत ही हैं इस दुनिया में, सब चीज़ें गलत है। मेरा फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं हैं, सिलेबस अच्छा नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छा है, सिस्टम अच्छा नहीं है, नेता अच्छे नहीं है, देश अच्छा नहीं, दुनिया सब कुछ बोलते हैं, भगवान भी अच्छे नहीं है। कई बार तो किसी को छोड़ते ही नहीं है शिकायत करने वाले लोग, तो उसको कहते हैं ग्रम्बलिंग एटीट्यूड। तो वो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान करता है। कैसे? जो हम मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके, या जो भी कुछ, या तो जो हमारा जज्बा होता है ना गोइंग विद इन और गोइंग ऑन, माने जो बाहरी दुनिया में हमें हासिल करना है, उसमें सारी एनर्जी को ये डिप्लीट कर देता है। एक लीकेज की तरह सारी हमारी एनर्जी निकाल देता है ये नेगेटिव एटीट्यूड कंप्लेनिंग का। तो जीवन में उससे बचना है। और अपने अंदर में जब भी कोई क्वेश्चन उठते हैं ना कि क्या यार क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे मन में भी कई बार ना ऐसे प्रश्न आते थे कि क्यों यार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले मेरे को लास्ट स्टेज कैंसर हुआ, फिर पैरालिसिस हुआ, फिर इतना से कुछ पेट नहीं भरा था तो मेरी पूरी तरीके से परमानेंट लॉस ऑफ आईसाइट भी हो गया।
तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों बार बार हुआ? तो जब मेरे साथ ऐसा क्यों, और दुनिया बहुत बुरी है, विधाता बहुत बुरा है, किस्मत खराब, जब इस तरीके से हम विलाप करने लगते हैं ना, वाय वाय वाय, तो हम कभी भी कुछ जीवन में वर्तमान में नहीं रह सकते, कुछ लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, उस वाय को मैंने कन्वर्ट कर दिया वाओ। लगता है भगवान ने सोचा होगा कि जरूर त्रिपाठी के अंदर जरूर इतनी अंदर शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव कर सके, तभी तो उसने इतने सारे चैनल उसके लाइफ में डाले हैं। लगता है वाओ, भगवान चाहता है कि ये सबके लिए एक उदाहरण बन सके। तो इस तरीके से मैंने मेरे वाय को वाओ में कन्वर्ट किया, और इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जीवन में कभी कुछ ऐसे गलत कुछ अनफेवरेबल हो तो वाय 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 करके अपनी एनर्जी डिप्लीट नहीं करनी है, उसको तुरंत वाओ में कन्वर्ट कर देना है। कि कोई भी जीवन में नेगेटिव चीज़ होती है, उसका एक पर्पस होता है। कोई अनफेवरेबल लोग आते हैं आपके जीवन में, कोई अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, तो उसका एक रीज़न होता है कि आपके अंदर का कोई टैलेंट हो, आपका पेशेंस, आपका एंगर मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके अंदर की जो इनर टैलेंट्स है उसको निकालने के लिए ही वो सिचुएशन है, वो सब आते हैं। तो वो आपको रिकग्नाइज करना है। तो वो सब जब करेंगे आप, तो जीवन आगे निखरता जाएगा। तो ये थर्ड जी था। अब फोर्थ जी है, वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि एक तो ग्रम्बलिंग नहीं करना है, दूसरा हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। जैसे मैंने कि जब मेरी आई साइट गई थी तो मेरे इतने सारे वॉलंटियर्स आए थे जो कि मेरे लिए बुक्स पढ़ते थे इकोनॉमिक्स की। उन लोगों को कुछ पता भी नहीं होता था, रिटायर्ड हुए लोग जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं, वो लोग बेचारे सारे इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ के रिकॉर्ड करते थे। पर उनसे मैंने सीखा कि उनके लिए मैं इतना ग्रेटफुल हूँ एक्चुअली, तो देखा जाए तो। और फिर मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, क्योंकि उनके मेहनत के कारण ही मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो हर कदम कदम पे मेरे डॉक्टर्स की टीम के, सबके लिए मैं एकदम ग्रेटफुल हूँ। सबसे ज़्यादा भगवान के लिए हूँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ लोगों के लिए। लोगों की जो पीड़ा होती है मैं समझ सकता हूँ, कैंसर पेशेंट्स की, पैरालिटिक पेशेंट्स की, ऊपर ऊपर से नहीं, क्योंकि इन सबसे मैं खुद गुजरा हूँ। तो एक होता है ऊपर ऊपर से सिंपैथी देना, और एक होता है एम्पैथी। तो एक अलग ही लेवल का होता है। और भगवान ने मुझे ये चांस दिया है कि ऐसे ऐसे कहते हैं ना, एक ऑफर आता है बाय वन गेट वन फ्री। उसी तरीके से मेरे के लिए एक ही लाइफ टाइम में बहुत सारी लाइफ टाइम्स को पैक करके अनुभव सारे भर दिए। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान के लिए कि मुझे उन्होंने एक ही लाइफ में इतने सारे जीवन जीने के मौके दे दिए। तो वो इससे ज़्यादा और क्या कोई मांग सकता है। अंतिम जो मेरा 5G है, जो कि मेरा मैंडेट भी है, उसको कवर करना है। अनु मैडम ने बोला था ये पॉइंट भी कवर करना, तो वो है गिविंग बैक, द 5th G। इसको मैं रिवाइज भी करूँगा 5 G's को, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे लेसन्स। तो जो गिविंग बैक, तो एटीट्यूड ऐसा हमारा होना चाहिए कि हमें दुनिया को वापस कुछ देना है। शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि पूरा जीवन हम जब पढ़ते हैं, राइट, तो हम सब दुनिया से लेते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे टीचर से हम लोग ले रहे होते हैं ज्ञान, ट्यूशन क्लास से, कोचिंग क्लास से ज्ञान ले रहे होते हैं, आजकल गूगल से भी लेते हैं, राइट, जेमिनी या AI से, चैट GPT से भी ज्ञान लेते हैं, राइट, दीज आर बिकम द सोर्सेस। तो ये सारे हम लोग लेते ही लेते हैं, राइट। कॉलेज जाते हैं, बाद में जॉब, तो हम लोग को जब वापस देने का समय कब आएगा? तो कई सारे लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट्स होता है कि जब मेरे पास इतना बैंक बैलेंस, जब मेरे पास खुद का बंगला होगा, जब मेरे पास खुद की गाड़ी होगी, जब मेरे पास खुद की फैमिली होगी, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिलैंथ्रोपी करूँगा, माने सोसाइटी के कुछ काम आना शुरू करूँगा। बिल्कुल गलत। आप जिस भी अवस्था में हैं, उसी समय अगर आपका एटीट्यूड, भले ही आप सिर्फ धन से लोगों की मदद नहीं करनी होती है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि सिर्फ पैसे से, आप अपने टाइम से, आप अपनी लिसनिंग से, नॉन जजमेंटल लिसनिंग से कितने सारे लोगों के जीवन में चमत्कार ला सकते। कितने लोग तरस रहे होते कि उनको कोई कंपनी दे, कोई उनकी बात सुने। तो आप उनको वो जिसको जो चाहिए आप वो थोड़ा थोड़ा देना शुरू करो। सीनियर सिटीजन्स के पास जाके बैठो, राइट, उनकी आपको आशीर्वाद मिलेंगे, दुआएं मिलेंगी। तो लोगों को देना सीखो। ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ दे नहीं सकते, बहुत कुछ हम दे सकते हैं। देने का एक जज्बा होना चाहिए। मेरे पास जितना भी टाइम होता है, मैं को कभी भी किसी भी कॉर्नर ऑफ इंडिया में बुलाया जाता है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, छुट्टियों में, वीकेंड में, कई बार अपनी खुद की CL लगा के भी। तो मुझे जाता हूँ, मैं कभी भी जहाँ तक हो सके मना नहीं करता, जब तक वो मैं किसी मेरे इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट से क्लैश ना हो रहा हो, किसी कॉन्फ्रेंस या किसी चीज़ से। तो ये भी एक एटीट्यूड ऑफ गिविंग बैक है। एंड इट इज़, आई टेल यू कि दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम दृष्टिबाधित हैं तो हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। हम बने ही इस दुनिया में। और आज
मैं आपसे सब लोग से चाहता हूँ कि आप लोग संकल्प करें कि आप लोग अपने ब्रांचेस में, जोनल ऑफिस जब भी जहाँ जाएंगे तो अपना जब डे शुरू करें ना, तो हम यही सोचें कि हमें विकसित भारत निर्माण के लिए आज का हमारा जो दिन है हम उसको योगदान करेंगे, राइट। हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे कि जिससे देश की इकोनॉमी में, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में एक अच्छे बैंकर बन के जो भी हमें टास्क दिया है उसको हम पूरा 100% करेंगे, राइट। तो इस तरीके से टेक्निकली कि हमें प्रोएक्टिव बनना है। ऑलरेडी हम लोग जॉज, स्क्रीन रीडर, OCR और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, तो वी कैन बिकम अ रोल मॉडल फॉर आवर ओन कलीग्स। कई सारे कलीग्स होते हैं हमारे खुद के बैंक में जो लोग टेक्नोलॉजी के नाम से घबराते हैं, तो उनको भी आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि नहीं भाई हम लोग कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं, तो करके अर्ली एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए आप एग्जाम्पल बन सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे वे हैं जिसके लिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी लोगों के काम आना होता है। कई बार क्या है कि सिर्फ आपके एक स्माइल से, आपके प्रेजेंस से भी लोगों की जीवन बदल सकती है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कि इससे जो आपको जो दुआएं मिलती हैं, जो आपका बैंक बैलेंस होता है ना, वो एक अलग ही बैंक बैलेंस होता है वो उसका जब कोई जीवन में साथ ना आए, वो मैंने 6 टाइप ऑफ पावर बोले थे ना शुरुआत में, उसमें जो 5 टाइप के ऑफ पावर जो है, शुरू के 5 पावर, मसल पावर, मनी पावर, सब याद है शुरू में मैंने बोला था। तो वो सारे जब पावर धोखा देते हैं तब ये सब काम आते हैं। जब एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, गिविंग बैक, ये सब से जो आप अर्जित करते हैं ना, जो बैंक बैलेंस, उसका कोई सानी नहीं है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्फिनाइट है। तो साथियों, इस तरह मुझे जो कहना था वो सब आप लोगों के सामने पेश कर दिया। अंत में साथियों, मैं आप लोग को अपनी एक स्वरचित कविता का एक संदेश देना चाहता हूँ। उसके पहले एक बार समराइज भी कर लूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या बारे में बात की। 6 टाइप्स ऑफ पावर, राइट। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? विल पावर, द पर्सनल पावर, एंड नॉलेज भी, राइट। दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। दूसरा हमने क्या बात की थी? ब्रांड बिल्डिंग। यस, ब्रांड बिल्डिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो लिमिटेशंस हैं, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जो हमारी डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसके साथ हमारे को आइडेंटिफाई ना किया जाए, बल्कि हमारे को किस चीज़ से आइडेंटिफाई किया जाए? हमारे आउटपुट से, हमारे एफिशिएंसी से, हमारे परफॉर्मेंस को लेके, या हमारी पंक्चुअलिटी को लेके, हमारी इंटेग्रिटी को लेके, हमारी ऑनेस्टी को लेके, राइट, हमारी कम्युनिकेशन को लेके, हमारे टैलेंट्स को लेके, उस तरीके से हमारी एक ब्रांड हमें बनानी है, तो वो उसको एक्लिप्स कर सके। क्योंकि लोग क्या है, स्टीरियोटाइप्स, नैरेटिव्स, नेगेटिव हमारे बारे में बोलने लगते हैं। बहुत आसान होता है उन लोग को एक वर्ड बोलना, मगर उससे क्या है कि हमारी नेगेटिव, उसको हमें अनडू करना होगा अपनी मेहनत से, ठीक है। तो ये एक ब्रांड बिल्ड के बारे में हमने बात की थी। कम्युनिकेशन के बारे में हमने बात की थी कि हमें कॉन्फिडेंटली, प्रोएक्टिवली, असर्टिवली और पोलाइटली अपने सीनियर से, जूनियर से और सबसे, और ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, उसके बारे में हमने बात की थी। और क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशंस और नेटवर्क तभी स्टैब्लिश होते हैं जब हम इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और फिर लास्ट में 5G के बारे में बात की हम लोगों ने, कि फर्स्ट G वो क्या था? गोइंग ऑन एंड ऑन, ठीक है। जब ये कभी भी हार नहीं मानी। वो सोल्जर का एग्जाम्पल याद रखना कि सोल्जर कभी भी आगे गिरता है ताकि हाँ, पीछे नहीं गिरता, ताकि वो जल्दी से उठ सके अपने पाँव पे। दूसरा क्या है? गोइंग विद इन। वो आप कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। ध्यान, प्राणायाम, जो भी आपको ठीक लगे वो आप करिए, मगर ज़रूर करिए। डांस करिए, म्यूज़िक करिए, राइट, नेचर में जाइए, मगर ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए, और डेली कीजिए नियम के साथ, अनुशासन के साथ। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग वर्क्स, राइट। टेम्परेरी कुछ आपको सक्सेस मिल सकती है, मगर परमानेंट, लास्टिंग, सस्टेनेबल बेसिस पे सक्सेस तभी मिलती है जब आप अनुशासन करते हैं। थर्ड G क्या था? हाँ, ग्रम्बलिंग, कंप्लेंट से हमें बचना, अपने माइंड को बचाना है। और उसी में हमने देखा था एक सूत्र कि वाई को कन्वर्ट करना है हमें वाव में। जब भी हमारे वाई मी, वाई मेरे साथ, राइट। और जो 4th G है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमें हमेशा धन्यभागी होना है हर एक सिचुएशन में। स्पेशली जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो ठीक है, जब कुछ खराब हो रहा होता है ना, तब उस समय अपने मन को संभालना है और धन्यभागी होना है। चलो, कम से कम इतना तो है करके, उससे अपने आप को तुरंत एक माइंड को पावर मिलता है। और 5th G, गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, टू दी वर्ल्ड, टू द नेशन। अपने समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ ना कुछ करना है। एक ऐसा एक जज्बा अंदर रखना है, अपने आप आपको कुछ ना कुछ दिशाएं मिलेंगी। मैं चाहता हूँ साथियों कि आप लोग अपने अपनी डेस्क पे जब जाएंगे वापस ये पूरा सत्र पूरा करके, तो ये सारी बातों को याद रखें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक गोल्डन करियर आगे वेट कर रहा है। सबको एक अच्छे बड़े बड़े, मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, आप लोग सेलिब्रिटीज़ बन जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, राइट। और आप एक एग्जाम्पल सेट करें अपने प्रोफेशनल कलीग्स सबके साथ, और देश की इकोनॉमी में भी योगदान देते रहें।
अंत में एक कुछ पंक्तियों का, कविता बहुत लंबी है, बस समय की मर्यादा है, इसलिए मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा अपनी स्वरचित कविता के। शीर्षक है कैसे कह दूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने कितनों की ऊर्जा हूं मैं, जाने कितनों की ऊर्जा हूं मैं। कैसे कह दूं कि अक्षम हूं मैं, कैसे कह दूं कि अक्षम हूं मैं, जाने कितनों की क्षमताओं का मानक हूं मैं, जाने कितनों की क्षमताओं का मानक हूं मैं। कैसे कह दूं कि अंधियारे में डूबा हूं मैं, कैसे कह दूं कि अंधियारों में डूबा हूं मैं, जाने कितनों का शरद चंद्र हूं मैं, शरद चंद्र हूं मैं, शरद चंद्र हूं मैं।